स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यस लाल एग्ज़ाम्स पॉइंट में। आज के वीडियो में भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलता रहे। आइए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने निम्न में किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? निम्न में किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? आपके लिए विकल्प है क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, वेबेल योजना और माउंट बेटन योजना। आपको बताना है कि किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। तो किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर, यानी कि ऑप्शन ख सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आपको बताना है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन है 389, 429, 447 और 503। तो कितने सदस्य होने चाहिए थे? ऑप्शन को सही है, यानी कि 389। 389 ऑप्शन को आपके लिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? जून 1946 को, जुलाई 1946 को, सितंबर 1946 को, दिसंबर 1946 को। बताना है आपको संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ। तो कब निश्चित हुआ है? जुलाई 1946 को, जुलाई 1946 को। ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? आपको बताना है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और मैसूर। तो किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद। कौन है? हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ऑप्शन गो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? आपके लिए ऑप्शन दिया गया है बंगाल के, संयुक्त प्रांत के, मद्रास के और बम्बई के। आपको बताना है कि संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे। तो किस प्रांत के थे? संयुक्त प्रांत के थे। किस प्रांत के थे? संयुक्त प्रांत के थे। ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? ऑप्शन है जुलाई 1946 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में, अक्टूबर 1946 में। आपको बताना है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ है? कब हुआ है? सितंबर 1946 को, सितंबर 1946 को, यानी कि ऑप्शन गो बिल्कुल सही है। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई? ऑप्शन है 29 अक्टूबर 1946 को, 16 नवंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को और 21 दिसंबर 1946 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि ऑप्शन गो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपके लिए आठवां प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? आपके लिए ऑप्शन दिया गया है HN कुंजरू को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, गोविंद बल्लभ पंत को और KT शाह को।
तो आपको बताना है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और कब? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है आपके लिए, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोग पढ़े हैं संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, और इस प्रश्न में हम लोग पढ़ रहे हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे क्या? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे क्या? अल्लादी कृष्ण स्वामी थे क्या? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ख सही है। 10वां प्रश्न है आपके लिए, 10वां प्रश्न है आपके लिए, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? कितनी समितियां नियुक्त किए थे? 9 थी क्या? 12 थी क्या? 13 थी क्या? 16 थी क्या? तो कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? 13 समितियां नियुक्त की गई थी, यानी कि ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11वां आपके लिए है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 25 अगस्त 1949 को, 20 अक्टूबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को और 14 दिसंबर 1949 को। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ऑप्शन ग बिल्कुल सही है इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है 262, 284, 290 और 296। आपको बताना है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 284। ख ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? आपको बताना है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? 1 जुलाई 1947 को, 15 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई 1947 को और लास्ट ऑप्शन है 21 जुलाई 1947 को। तो आपको बताना है कि किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली है, किस दिन मिली है? 18 जुलाई 1947 को। गो ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को ब्रिटिश सम्राट की जो स्वीकृति मिली है 18 जुलाई 1947 को मिली है। बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? पहला ऑप्शन है क भारत, ख भारतवर्ष, ग इंडिया, घ हिंदुस्तान और जो अंग दिया है क और ग। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का जो नाम उल्लेखित है वह कौन सा नाम है? तो कौन सा नाम है? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का जो नाम उल्लेखित है वो है भारत। पहला है भारत और दूसरा है इंडिया। यानी कि हमारे देश को 2 नामों से जाना जा सकता है। पहला हिंदी में भारत और अगर अंग्रेजी में कहते हैं तो इसको इंडिया। इसके अलावा कोई भी नाम उल्लेखित नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो अंग है ये सही होगा, को और गो, यानी कि भारत और इंडिया, ये ऑप्शन सही है, अंग। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है?
भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? आपके लिए ऑप्शन दिया गया है संवैधानिक राजतंत्र, वंशानुगत लोकतंत्र और लोकतांत्रिक राजतंत्र और लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र, यानी कि ऑप्शन घ बिल्कुल सही है। अभी क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर जो है अभ्यर्थी ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। आपके लिए ऑप्शन दिया है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और संविधान के सभी अनुच्छेद। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या दी गई है। इसका ऑप्शन सही है, वो है प्रस्तावना, यानी कि ऑप्शन को बिल्कुल सही है। 17वां प्रश्न है आपके लिए, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो भारत के नागरिकों को केवल जो नागरिकता प्राप्त है वो एक ही नागरिकता प्राप्त है कि वे भारत के नागरिक हैं। यानी कि भारत के नागरिकों को केवल एक ही नागरिकता प्राप्त है, वो है केवल वे भारत के नागरिक हैं। इसलिए ऑप्शन को बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करते हैं? यानी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं क्या? प्रधानमंत्री को देते हैं क्या? लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं क्या? या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं क्या? किसको सौंपते हैं? तो किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन को बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है? यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, हमको यहाँ समझना है। ये लिखा है राष्ट्रपति, तो इसको बोलना है राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और लोकसभा, राज्यसभा, संसद का कोई भी सदन। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राष्ट्रपति के विरुद्ध कौन महाभियोग ला सकता है? तो कौन ला सकता है? संसद का कोई भी सदन ला सकता है। ऑप्शन घ सही है। चाहे वह लोकसभा हो, चाहे वह राज्यसभा हो, कोई भी सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। इसके लिए ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 360। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। ऑप्शन ग सही है। यदि वीडियो आपको सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? 26 अक्टूबर 1962 को, 5 नवंबर 1962 को, 4 दिसंबर 1965 को और 3 दिसंबर 1971 को। तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई है? 26 अक्टूबर 1962 को। ऑप्शन को सही है। और पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस राष्ट्रपति के द्वारा की गई है? तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रधानमंत्री पद त्याग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था?
यानी कि उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया है। वो कौन है? क है जवाहरलाल नेहरू, ख इंदिरा गांधी, ग मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले जो पहले प्रधानमंत्री थे या पहले व्यक्ति वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे। कौन थे? मोरारजी देसाई थे। यानी कि ऑप्शन ग बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण और जो इसके ठीक पहले वाला प्रश्न था उस प्रश्न से मिलता जुलता हुआ। उसमें जो है उसमें प्रधानमंत्री की बात कही गई है और इसमें जो है मंत्री की बात कही गई है। एक बार फिर प्रश्न को पढ़ते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? सरदार पटेल थे क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे क्या? आचार्य JB कृपलानी थे क्या? या गोपाल स्वामी आयंगर थे क्या? तो आपको बताना है कि संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाले जो पहले मंत्री थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ऑप्शन ख बिल्कुल सही है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही जनसंघ के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में किस राज्य के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 24। लोकसभा में किस राज्य से सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? बिहार से, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से और उत्तर प्रदेश से। आपको बताना है कि लोकसभा में सबसे अधिक अगर प्रतिनिधि आते हैं निर्वाचित होकर के तो किस प्रदेश से आते हैं? किस प्रदेश से आते हैं? उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश से आते हैं। और जो दूसरा स्थान है वो किसका है? बिहार का है। दूसरा स्थान बिहार का है और पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। चलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। और फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न नंबर 25 है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन है आपके लिए लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में और अंतिम जो विकल्प है दोनों सदनों में एक साथ। आपको बताना है कि धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? केवल लोकसभा में। केवल लोकसभा में। ऑप्शन क सही है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।